गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार, सुप्रभात। बीए पार्ट सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट अपना पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान। आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। देखिए, अपना नेक्स्ट टॉपिक अब जो चल रहा है, अपना पार्लियामेंट वाला लगभग टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना उच्चतम न्यायालय, यानी कि जुडिशरी डिपार्टमेंट। अब देखिए, जुडिशरी डिपार्टमेंट से पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी एक बात और बता दूं कि जो सरकार के जो 3 अंग होते थे, उन 3 अंगों के अंतर्गत व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, 2 के बारे में हम लोग लगभग पढ़ चुके हैं। कार्यपालिका मतलब आप लोगों ने राष्ट्रपति से लेकर संसद तक पूरा आप लोगों को हमने स्टेप बाय स्टेप सारी जो जितने भी अपने टॉपिक थे उनको क्लियर हम लोगों ने कर लिया। अब देखिए, जुडिशरी डिपार्टमेंट की जब बात आती है, यानी उच्चतम न्यायालय यानी कि न्यायपालिका, न्यायपालिका के संदर्भ में ये कहा भी गया है कि देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य ये चाहता भी है कि उसे अपने जीवन काल में न्याय की प्राप्ति हो, क्योंकि जब तक मनुष्य को न्याय नहीं मिलेगा या उसके साथ ये मान के चलिए आए दिन प्रतिदिन या उसके साथ अन्याय होता जा रहा है, तो निश्चित रूप से वो अपने समाज के साथ, जिस समाज से वो जुड़ा उस समाज से वो अपने आप को एक प्रकार से हटता जाएगा, नेगलेक्ट करता जाएगा। अर्थात न्याय पाना मनुष्य का एक स्वाभाविक स्वरूप भी है और न्याय की प्राप्ति उसे होना भी चाहिए। और प्रत्येक मनुष्य को अन्याय के विरुद्ध में हमेशा खड़ा रहना चाहिए, जिससे कि उसे न्याय की प्राप्ति हो सके। और एक विद्वान भी होते गार्नर, राजनीति विज्ञान के बहुत बड़े विद्वान थे गार्नर भी ये कहता है कि न्याय विभाग के अभाव में किसी राज्य की कल्पना करना भी असंभव है। अर्थात जब तक आपके पास न्यायपालिका नहीं होगी, न्यायपालिका के अभाव में अगर आप लोग ये कहें कि मैं एक राज्य का निर्माण कर सकता हूँ, तो गार्नर का भी यही मानना था कि ये एक प्रकार से इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये संभव है ही नहीं कि जब तक न्याय विभाग आपका कंटस्ट नहीं होगा तब तक आप किसी राज्य के बारे में ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि मैं राज्य का निर्माण कर लूँगा या मेरा राज्य ऐसा बना दूंगा, इस प्रकार से कर दूंगा। ये पॉसिबल नहीं है। गार्नर का ये मानना कि आपको एक न्याय विभाग की कल्पना करनी होगी, न्याय विभाग आपके पास होगा तभी आप एक राज्य की कल्पना कर सकते हो। देखिए, उन्होंने एक परिभाषा दी थी कि न्याय विभाग के अभाव में किसी भी राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती, यानी कि न्यायपालिका का होना अति आवश्यक है, तभी आप एक राज्य की कल्पना कर सकते हो। और देखिए, न्यायपालिका इसलिए आवश्यक केवल इसीलिए नहीं है कि न्यायपालिका भारत के संदर्भ में हम लोग पढ़ रहे हैं कि न्यायपालिका का काम केवल इतना रह गया कि केंद्र और राज्य के बीच में जो विवाद की स्थिति होती है, उन विवादों को केवल निपटाना ही न्यायपालिका का कार्य सीमित नहीं होता है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर संघीय कार्यपालिका का जो स्वरूप हम लोगों ने अपनाया, और संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत केंद्रीय कार्यपालिका अलग होगी और राज्यों की कार्यपालिका अलग होती है। और जब केंद्र और राज्य के बीच में किसी मुद्दों को लेकर जब मतभेद की स्थितियाँ उत्पन्न होती है, तो उन मतभेदों को निपटाने का जो कार्य है वो न्यायपालिका के द्वारा किए जाते हैं। अर्थात उच्च न्यायालय के अंतर्गत उनको सुपुर्द किया जाता है कि आप हमारे जो विवाद हो गए, यानी केंद्र राज्य के बीच में देखिए जमीन का विवाद होता है, नए राज्यों को गठन को लेकर जो विवाद होता है, या जल बंटवारा लेकर विवाद होता है, या उनकी सीमाओं को लेकर विवाद होता है, या जो उनको आर्थिक जो पैकेज दिए जाते हैं उनसे संबंधित विवाद जब भी उत्पन्न होते हैं, तो उन विवादों का निपटारा हमारे न्यायपालिका के अंतर्गत यानी कि उच्चतम न्यायालय के में भेजा जाता है। लेकिन बात न्यायपालिका का दायरा यहीं तक खत्म नहीं हुआ कि न्यायपालिका केवल केंद्र और राज्य के बीच में जो मतभेद होते हैं उन मतभेदों को निपटाने तक सीमित है। देखिए, न्यायपालिका कार्य होता है, जो काम होते हैं वो होता है कार्यपालिका और व्यवस्था के विभाग के बीच में किसी प्रकार की मतभेद की स्थिति ना हो। क्योंकि न्यायपालिका का नेक्स्ट जो मुख्य कार्य होता है वो है मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करना। अर्थात भारतीय संविधान के अंतर्गत जो भारतीय नागरिकों को जो ह्यूमन राइट्स, जो मौलिक अधिकार दिए गए, उन अधिकारों की रक्षा यदि कोई करता है तो वह हमारा उच्चतम न्यायालय, या कह सकते हैं हम लोग न्यायपालिका। अर्थात जो मौलिक अधिकार संविधान के द्वारा प्रत्येक भारतीय नागरिक को उसके जीवन का विकास करने के लिए दिए गए, उन अधिकारों के साथ यदि कार्यपालिका व्यवस्था किसी प्रकार से छेड़छाड़ करती है या उन्हें मिटाने का कार्य करती है, उनमें कोई कमतिबत्ती करती है, तो उनको संरक्षण प्रदान करने का कार्य यदि कोई करता है तो वो हमारी न्यायपालिका है। अर्थात यदि हमारे अधिकारियों के साथ कोई खिलवाड़ करती है कार्यपालिका, तो तत्काल हम किसके संरक्षण जाएंगे? न्यायपालिका। न्यायपालिका मतलब सुप्रीम कोर्ट, यानी कि उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत, यानी कि डायरेक्ट हमारे अधिकारों का संरक्षण यदि कोई कर सकता है तो वो है न्यायपालिका, यानी उच्च न्यायालय। इसके अधीन हम लोग जाते हैं। इसीलिए कहा गया कि न्यायपालिका वो एक प्रकार से ऐसा अधिकरण है जिसके सानिध्य में रहकर एक मनुष्य अपने जीवन का विकास कर सकता है। क्यों? कि बिना अधिकारों के एक व्यक्ति अपने जीवन का विकास नहीं कर सकता। अब इसके अंतर्गत भी हम लोगों को इसके अंतर्गत क्या कहा गया कि न्यायपालिका के अंतर्गत भी एक प्रकार उच्चतम भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जो नई दिल्ली में स्थित है।
अब इसका गठन करने का जो स्वरूप न्यायपालिका को जो हम लोगों ने अपनाया, उस न्यायपालिका के अंतर्गत भी कुछ सिस्टमेटिक तरीके अपनाए गए। देखिए न्यायपालिका के अंतर्गत ये कहता है कि सबसे सर्वोच्च स्थान पर होगा वो है सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, या कह लो आप लोग सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय कह लीजिए आप लोग, न्याय व्यवस्था के अंतर्गत, या कह लीजिए आप लोग सर्वोच्च न्यायालय होगा। और ठीक उससे जो नीचे होगा वो है उच्च न्यायालय, जिसे आप लोग हाई कोर्ट के नाम से जानते हो। हाई कोर्ट के नाम से आप जानते हो। फिर उसके नीचे होते हैं जिला और सत्र न्यायालय, जो जिलों से संबंधित जो मुकदमे आते हैं वो यहाँ निपटाए जाते हैं, जिला और सत्र न्यायाधीश। और इससे नीचे एक और होते हैं अधीनस्थ न्यायालय, यानी कि जिले से संबंधित जो हमारी जो ग्रामीण रूरल एरिया के, या कहते हैं कि जो छोटे लेवल से जो मुकदमे आते हैं उनको अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत निपटाने का कार्य किया जाता है। तो न्यायपालिका को भी स्टेप बाय स्टेप तरीके से बांटने का कार्य किया गया है। सर्वोच्च यानी कि सबसे ऊपर यदि कोई होगा न्यायपालिका के अंतर्गत वो होगा सर्वोच्च न्यायालय। इनके नीचे होंगे, यानी कि ये तो होगा संपूर्ण भारत देश में एक सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, और ये थे उच्च न्यायालय, यानी कि प्रत्येक राज्य के अंतर्गत एक उच्च न्यायालय स्थापना करने का प्रावधान किया गया है। कुछ राज्य ऐसे भी जिनके एक उच्च न्यायालय, 2-3 राज्य ऐसे हैं जिनका एक ही उच्च न्यायालय, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन इनको बांटने का काम किया सर्वोच्च, यानी कि संपूर्ण भारत देश का एक ही उच्चतम न्यायालय होगा जिसकी स्थापना दिल्ली में की गई है। और उच्च न्यायालय होंगे, यानी कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। और इसी उच्च न्यायालय के अंतर्गत जिले न्यायाधीश और अधीनस्थ न्यायालय स्थापित किए गए हैं। तो ये न्यायपालिका को एक प्रकार से 4 भागों में डिवाइडेड, उनके कार्य को बांटा गया है। सर्वोच्चता पर होगा सर्वोच्च न्यायालय, उससे नीचे होगा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, फिर होगा जिला एवं सत्र न्यायालय, और उसके नीचे होगा अधीनस्थ न्यायालय। अर्थात न्यायपालिका को कुल 4 स्वरूपों में डिवाइडेड करने का कार्य किया गया। अब हम लोग पढ़ते हैं वापस से उच्चतम न्यायालय पे बात करते हैं। देखिए उच्चतम न्यायालय की स्थापना करने का कार्य जो संविधान के अध्याय के लिए भाग 4 के अंतर्गत ये किया गया, और आर्टिकल 124 यानी कि अनुच्छेद 124 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया। जब प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय का जब गठन किया गया था तब इसके न्यायाधीशों की संख्या 1 थी, यानी ये उच्चतम न्यायालय होगा। उसके अंतर्गत कहा गया कि एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 7 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। संविधान के भाग 4 आर्टिकल 124 124 के अंतर्गत ये कहा गया है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा, यानी कि उसके गठन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। संविधान का भाग 4 या अध्याय 4 या अनुच्छेद 124 के अंतर्गत भारत का एक उच्चतम न्यायालय का गठन का प्रावधान किया गया। अब देखिए जब भारत के जब उच्चतम न्यायालय का जब गठन किया गया था उस समय उन्होंने एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीशों का प्रावधान था वो रखा गया था, यानी कि उस समय हमारा एक तो मुख्य न्यायाधीश था और 7 अन्य न्यायाधीशों वाला प्रावधान किया गया था। लेकिन समय और परिस्थिति के अनुसार इनमें बदलाव आता गया। देखिए 1956 में आते आते हम लोगों ने चेंजिंग कर दी कि एक मुख्य न्यायाधीश कर दिया गया और 7 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था कर दी गई। ये एक और प्रावधान हम लोगों ने स्वीकार कर लिया था, यानी कि उस समय आते आते हम लोगों ने कुल 7 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था कर ली थी। लेकिन जब बात आई 1986 के अधिनियम के द्वारा ये प्रावधान और बढ़ा दिया गया, क्योंकि हमारी जो जनसंख्या थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी, यानी कि मुकदमों का जो दायरा था, मुकदमे इतने ज़्यादा आ रहे थे, तो समय और परिस्थिति को भागते हुए हमारे जो न्यायपालिका के जो न्यायाधीश थे उन्होंने इस बात को समझना प्रारंभ कर दिया और उन्होंने व्यवस्था कर दी 1986 के अधिनियम के अंतर्गत लगभग एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 30 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था कर दी गई। एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश। यानी कि वर्तमान में हमारे पास एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा और 30 अन्य न्यायाधीशों का जो प्रावधान है वो हम लोगों ने कर लिया था। अब देखिए जब गठन किया गया था उस समय भारत की जो प्रथम जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उस समय थे हीरालाल जयकानिया। इनका पूरा नाम था हीरालाल जयकानिया। ये थे भारत के प्रथम यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फर्स्ट, ये थे हीरालाल जयकानिया। जबकि वर्तमान के अंतर्गत जो 46वें न्यायाधीश के रूप में हमारी इस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है रंजन गोगोई। ये 46वें न्यायाधीश के रूप में हमारे इससे प्रेसिडेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो कोई व्यक्ति भी है वह है रंजन गोगोई। रंजन गोगोई को भी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। तो ये आप लोगों की जनरल बात थी जो न्यायपालिका संबंधित मैंने आप लोगों को
बता दिए। देखिए एक बार फिर बता देते हैं कि न्यायपालिका, जो भारत की न्यायपालिका, उस न्यायपालिका को 4 भागों में डिवाइडेड करके समझाने का प्रयास किया गया था। अर्थात ऊपर ही ऊपर होगी सर्वोच्च न्यायालय होगा, उसके नीचे होगा उच्च न्यायालय, उनसे नीचे होगा जिला एवं सत्र न्यायालय और उनसे नीचे होगा अधीनस्थ न्यायालय। अब उच्चतम न्यायालय गठन का प्रावधान किया गया। इसके अंतर्गत ये कहता है कि न्याय पाना मनुष्य का एक स्वभाव है और अन्याय के विरोध में उसे विरोध हमेशा करना चाहिए। एक विद्वान हुए थे गार्नर का ये मान कि न्याय विभाग के अभाव में किसी भी राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। ये बहुत अच्छी परिभाषा, इसको आप लोग ध्यान रखना कि न्याय विभाग के अभाव में किसी भी राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। और देखिए कार्य और न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि देखिए न्यायपालिका की आवश्यकता इसलिए होती है कि कार्यपालिका और व्यवस्था विभाग के किन्हीं मुद्दों को लेकर किसी प्रकार की मतलब कि विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो। पहला काम, सबसे बड़ा मुख्य काम होता है कि कार्यपालिका और व्यवस्था विभाग के किसी प्रकार से अगर कोई झगड़ा होता है, विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उनका निपटारा करने का कार्य न्यायपालिका के अंतर्गत दिए जाते हैं। और न्यायपालिका का जो कार्य और होता है वो होता है कि केंद्र और राज्य के बीच में यदि किसी मुद्दे को लेकर यदि मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो केंद्र और राज्य के बीच में कोई मतभेद होता है तो उन मतभेदों का निपटारा भी न्यायपालिका के अंतर्गत ही किए जाते हैं। अर्थात केंद्र और राज्य के जो मतभेद वाले जो मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों का निपटारा भी हमारे न्यायपालिका के अंतर्गत ही दिया जाता है। हमारी जो न्यायपालिका उसका जो और भी जो महत्वपूर्ण कार्य होता है कि जो भारतीय संविधान के द्वारा जो प्रत्येक भारतीय नागरिक को उसके जीवन का सर्वांगीण विकास करने के लिए जो कुछ ह्यूमन राइट्स यानी कि जो मौलिक अधिकार दिए गए, उन मौलिक अधिकारों को यदि कोई संरक्षण प्रदान करता है तो वो संरक्षण हमारी न्यायपालिका है। अर्थात न्यायपालिका हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण है। अर्थात यदि किसी प्रकार से हमारे मौलिक अधिकारों के साथ यदि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के द्वारा खिलवाड़ किया जाता है तो हम डायरेक्ट ही सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत अपनी अपील दायर करा सकते हैं। अर्थात हमारे अधिकारों की रक्षा करने का कार्य न्यायपालिका के अंतर्गत दिया गया और न्यायपालिका हमारे अधिकारों की रक्षा करती है। अब इसके अंतर्गत देखिए आप लोग, उच्चतम न्यायालय के गठन को लेकर भी एक प्रावधान किया गया कि संविधान का जो भाग 4 है और अनुच्छेद 124 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय गठन का प्रावधान किया गया। जब प्रारंभ के अंतर्गत हम लोगों ने उच्चतम न्यायालय का जो गठन किया था, उस समय हमारे पास एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। लेकिन समय और परिस्थिति को भागते हुए हमारे पॉलिटिशियंस मान लीजिए, जो जुडिशल डिपार्टमेंट से जूनियर जितने भी अधिकारी या न्यायाधीश थे, उन्होंने समय को समझा और जैसे जैसे भारत देश की जो जनसंख्या बढ़ती जा रही थी, उन्होंने ठीक उसी के अनुसार अपनी जो न्यायाधीशों की संख्या है उनमें भी एक प्रकार से बढ़ोतरी करने का कार्य किया गया था। तो 1956 के अंतर्गत आते आते एक मुख्य न्यायाधीश और 14 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था कर ली गई थी। लेकिन उनको ऐसा लगा कि इन न्यायाधीशों भी जो भारत के जो न्यायपालिका उसके अंतर्गत जो जितने मुकदमे आ रहे थे, उन मुकदमों की पैरवी समय पर नहीं हो पा रही थी। और मैं तो आप लोगों को इतना कहूँगा कि आज भी जो भारत की जो न्यायपालिका है वो इतनी सिस्टम में नहीं है। अर्थात इतने मुकदमे पड़े हैं, पेंडिंग पड़े हुए हैं कि आदमी आज मुकदमा दायर करा रहा है 25 साल की उम्र में और वो मर ही जाता है जब तक उसका निपटारा होकर नहीं आता है। अर्थात मुकदमे चलते रहते हैं, पीढ़ियाँ चली जाती है, लेकिन मुकदमों की सुनवाई हमारे समय पर नहीं होती। एक प्रकार से विलंबकारी कार्य हमारी न्यायपालिका के द्वारा किया गया। इसमें सुधार की आवश्यकता, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तो उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत वर्तमान के अंतर्गत एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश हैं। अर्थात 1986 के अधिनियम के अंतर्गत ये प्रावधान कर लिया गया कि भारत में एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था कर दी गई है। भारत देश के उच्चतम न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे हीरालाल जी कानिया, H.J. कानिया थे देश के सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और वर्तमान 46वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में है। भी रंजन गोगोई वर्तमान देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ये वाला आप लोगों का न्यायाधीश से संबंधित प्रकरण है। अब उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीशों की जो कौन सा व्यक्ति है जो न्यायाधीश बनेगा, उनकी योग्यता के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट की जो न्यायाधीश है, न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ, उनको बनने के लिए भी कुछ शर्तें हैं यानी कि जो योग्यताएं दी गई है, उन योग्यताओं के बारे में हम लोग अब अध्ययन करेंगे। कौन कौन सी जो योग्यताएं आवश्यक है। तो ये देखिए आप लोग, न्यायाधीशों के लिए कुछ योग्यताएं, उच्चतम न्यायालय पढ़ रहे हैं हम लोग। इसके अंतर्गत पहली शर्त देखिए आप, एक कंपल्सरी कि वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का
नागरिकों। पहली शर्त, ये शर्त ऐसी शर्त है जो एक प्रकार से कंपलसरी मान के चलिए इसको, तो किसी भी व्यक्ति की अगर राजनीतिक नियुक्ति होती है तो ये पहली शर्त होती है कि वो भारत का नागरिक हो। और फिर दूसरी शर्त है वह किसी उच्च न्यायालय में वह किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। पहली शर्त क्या थी कि वो भारत का नागरिक हो। दूसरी शर्त थी वह किसी भी देश के किसी भी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो। तीसरी योग्यता देखिए ये रखता है, ये कहता है या तो कम से कम 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो, 10 वर्ष तक किसी भी 10 वर्ष किसी भी उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में वकालत कर चुका हो, उसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत बनाया जाएगा। फिर जो नेक्स्ट इसकी योग्यता, चौथी योग्यता के बारे में कहता है कि राष्ट्रपति की राय में कोई कानून का विद्वान हो, राष्ट्रपति की नज़रों में विधि का जानकार हो। ये योग्यता प्रत्येक उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश बनने की जो योग्यता है वो कम से कम ये होनी चाहिए। पहली योग्यता के अंदर कहता है कि वह भारत का नागरिक हो, ये तो पहली शर्त है कि भारत का नागरिक वो होना ही चाहिए। दूसरी शर्त के नाम पर कहता है कि किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर वो रह चुका हो। तीसरी योग्यता कहता है उच्च न्यायालय मतलब देश में बहुत सारे उच्च न्यायालय, यानी कि राजस्थान उच्च न्यायालय वहाँ हो, चाहे किसी भी राज्य का किसी भी उच्च न्यायालय हो, उस राज्य किसी भी उच्च न्यायालय के अंतर्गत 5 वर्ष तक वो न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो। तीसरी योग्यता कहता है कि कम से कम वो 10 वर्ष तक वहाँ उच्चतम न्यायालय में वकालत का कार्य कर चुका हो, यानी कि जो अपना प्रोफेशनल है एडवोकेट वाला वो कार्य कर चुका हो। चौथी योग्यता कहता है कि राष्ट्रपति की नज़रों में यदि कोई विधि का जानकार है तो उस व्यक्ति को भी वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बना सकता है। तो ये नॉर्मल जो 4 शर्तें हैं ये भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। 4 योग्यता इसके अंतर्गत निर्धारित की गई है। अब देखिए आप लोग, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, देखिए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति बेसिकली ये जो न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मतलब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति या पद या गोपनीयता शपथ जो काम करने का कार्य है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन ये एक जनरली बात है कि राष्ट्रपति की भारत का सर्वोच्च मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जबकि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। बस जो शर्तें उन्होंने डाली है उन शर्तों को पूरा करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। अर्थात सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है उस चीफ जस्टिस की नियुक्ति भारत देश के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन मैं आप लोग बता देता हूँ, इनकी नियुक्ति के संदर्भ में एक कॉलेजिंग प्रणाली चल रही है, सिस्टम। आप लोगों ने सुना होगा, ये बहुत विवादास्पद है। कॉलेजाइजिंग सिस्टम इतना खतरनाक है, ये एक प्रकार से कॉलेजिंग सिस्टम बना हुआ है ये। तो इसके अंतर्गत आप लोग देखिए, ये एक प्रकार से बहुत ज़्यादा, जब भी न्यायपालिका में देखेंगे आप लोग विवाद होता है बहुत तगड़ा। ये कॉलेजिंग सिस्टम इतना पता नहीं कौन सा सिस्टम बना रखा है। तो इस सिस्टम के अंतर्गत न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। लेकिन एक विडंबना देखिए आप लोग, जितने भी अब तक देखिए आप लोग जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं उनको उठाकर देखना आप लोग। ये कॉलेजिंग सिस्टम क्या होता है कि इसके अंतर्गत जो न्यायाधीशों का जो पैनल होता है, इस पैनल के अंतर्गत वो करते क्या है कि वो अपने रिश्तेदारों को डालते हैं।
सबसे बुरी बात इसमें यह है कि वो जितने भी न्यायाधीश बने आज दिन तक बने उसको सबको देख लिए, आम व्यक्ति कभी ऐसा नहीं कि जो आम व्यक्ति बनकर बैठ गया वो न्यायाधीश बन गया सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ नाउ, आज दिन तक नहीं। ये कॉलेजिंग सिस्टम ऐसा बना रखा है कि एक प्रकार से इन्हीं के परिवार के, देखो उठा के देखो आप लोग पढ़ना कभी, ये लगभग जितने अब तक 4600 जो न्यायाधीश बना है यहाँ से उठा के देखना, इनके पिताश्री पहले चीफ जस्टिस थे, यानी कि घूमा फिर आकर इन्हीं के लोगों की पैरवी चलती है, जो बन गए वो ही बार बार उन्हीं के परिवार के लोग आते रहते हैं, अर्थात दूसरे को मौका कभी भी नहीं मिलता है। तो ये कॉलेजिंग सिस्टम कर रखा है, जो एक प्रकार से कई बार एक जस्टिस हेगड़े भी थे, उन्होंने विवाद भी किया था, जस्टिस हेगड़े, इन्होंने विवाद भी कहा था कि क्या सिस्टम बना रखा है। जस्टिस हेगड़े ने कहा भी था कि जो सिस्टम ये बना रखा है, अर्थात इन्होंने कहा था कि एक प्रकार से ये एक ही परिवार के लोगों को साधने का तरीका हो गया, ये जो कॉलेजिंग सिस्टम बना रखा है, तो इसके कई बार विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हुई है। लेकिन अपन लोग कुछ नहीं कर सकते, ये सिस्टम चल रहा है तो वो चलेगा। कार्यकाल देखिए आप लोग, कार्यकाल या पद से हटाना, देखिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल के संदर्भ में देखिए ये कहा भी गया है कि वह या तो 65 वर्ष तक, यानी कि जब तक 65 वर्ष का रहेगा वो सिस्टम चलता है इसमें कि 65 वर्ष की आयु तक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश के पद पर रह सकता है, और न्यायाधीश चाहे तो समय से पहले राष्ट्रपति को वो स्वयं अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। और यदि न्यायाधीश चाहे त्यागपत्र देना तो वो दे सकता है राष्ट्रपति को। सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वह मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकता है। लेकिन आप लोगों को सामान्य जानकारी के लिए मैं यहाँ बताता हूँ, कहीं आप लोग टेंशन में आ जाओ 65 साल, यानी कि सर एक व्यक्ति बहुत सालों तक रह सकता है, ऐसा कभी नहीं होता है। कि जो व्यक्ति होते हैं ना लास्ट टाइम पे ये मौका मिलता है, इनकी आयु मान के चलिए आप 64 हो गई हो, 63 हो गई हो या 62 हो गई हो, मतलब कि अगेंस्ट तो 60 करोड़ से होता है वो, ये हमेशा मान के चलिए 62, 63, 64 इनमें से ही, ऐसा नहीं कि 5 साल तक कोई चीफ जस्टिस के पद पर रह जाएगा, या तो उसकी आयु 63 हो गई हो, 64 हो गई हो, ये व्यक्ति बैठते हैं, यानी कि लास्ट के जीवन का जो अंतिम समय होता है उस समय इनको ये मौका दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने का। और यदि वो चाहे अपने पद से, या तो वो स्वयं अपने पद से त्यागपत्र देते, यानी कि राष्ट्रपति को वो चाहे अगर उसको लगे भाई मैं अब अस्वस्थ हूँ या पारिवारिक कारणों से मैं इस पद पर नहीं रह सकता, तो वो चाहे तो अपने पद से त्यागपत्र भी दे सकता है। अगर ऐसा नहीं कर सकता है, यदि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा यदि पद पर रहते हुए उस पद का दुरुपयोग किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसके विरुद्ध में भी महाभियोग का एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अनुसार उसके विरुद्ध में ये महाभियोग लाया जा सकता है और उसे पद से हटाया जा सकता है। लेकिन महाभियोग का प्रस्ताव आज तक किसी भी न्यायाधीश के विरुद्ध में पारित नहीं हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि महाभियोग का प्रस्ताव ये संसद के द्वारा लाया जाएगा और अपने 2/3 अलग अलग बहुमत के द्वारा राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा ये बहुमत पारित किया जाएगा। उसके बाद उसे कदाचार के साथ उसके अपने पद से हटाया जा सकता है, उससे पहले उसे अपने पद से नहीं हटाया जा सकता। ये बहुत डिफिकल्ट है, यानी कि एक प्रकार से मान के चलिए ये पॉसिबल नहीं है। अब देखिए समय और परिस्थिति के अनुसार इनके वेतन और भत्ते वो भी बदलते जा रहे हैं। जब प्रारंभिक दौर के अंदर देखा गया था तब इनको एक प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 1,10,000 रुपये, अभी वर्तमान में बहुत सैलरी इनकी बढ़ चुकी है, वो मैं आप लोगों को कल बता दूंगा कि वर्तमान के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कितने पैसे हैं। और जो इनकी जो फैसिलिटी है वो फैसिलिटी इनकी इतनी ज़बरदस्त होती है, एक प्रकार से आम जो भारतीय नागरिक है वो एक प्रकार से कल्पना भी नहीं कर सकता। इनकी जो फैसिलिटी मतलब कहीं भी गाँव थे, एक प्रकार से इनका रहने का जो आवास होता है और वो इनको जो सम्मान मिलता है, जो फैसिलिटीज़ मिलती है इनके परिवार को मिलती है, यानी कि इनकी नौकर चाकर घूमना फिरना, इनको बहुत सारी मेन जो सैलरी उसका कोई रोल नहीं है, इनको इतनी सारी फैसिलिटी दी जाती है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। अर्थात इनको रहन सहन खान पान गाड़ी घोड़े बंगले नौकर चाकर इतनी फैसिलिटी है कि आम आदमी की सोच के बाहर हम लोग ये कह सकते हैं कि इतनी अनलिमिटेड फैसिलिटी लोगों को हम लोग मतलब ये संविधान के द्वारा प्रदान की गई है, तो वो अनलिमिटेड है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब पढ़ेंगे इसके बारे में, जो इनकी जो सर्वोच्च न्यायालय की जो क्षेत्र अधिकार ये कार्य शक्ति है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आप लोगों को एक बार और इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग।
एक बार और मैं आप लोगों को बता देता हूँ न्यायपालिका के संदर्भ में। देखिए, न्यायपालिका को भारत के अंतर्गत ये कहा भी गया है कि न्याय पाना मनुष्य का एक प्रकार स्वभाव भी है और प्रत्येक मनुष्य को न्याय प्राप्त होना भी चाहिए। और जब भी किसी मनुष्य के सामने यदि उसे एक प्रकार से अन्याय प्रताड़ित किया जा रहा है तो तत्काल उसे न्यायपालिका के दरवाजे खटखटा जाने चाहिए। और न्यायपालिका को 4 भागों में बांटने का कार्य किया गया था। बताया था आप लोगों को, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय और लास्ट वाला था अधीनस्थ न्यायालय। अब इसके अंतर्गत देखिए, उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत भारत का जो उच्चतम न्यायालय का जो गठन का प्रावधान है वो एक प्रकार से देखिए भाग 4 में है और अनुच्छेद 124 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय गठन का प्रावधान किया गया। भारत देश का उच्चतम न्यायालय वर्तमान में जो इसकी पीठ है, मुख्य पीठ, वो दिल्ली में स्थित है। समय और परिस्थिति को समझते हुए प्रारंभ में जब उच्चतम न्यायालय गठन किया गया था उस समय एक न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। लेकिन 1956 के अंतर्गत एक मुख्य न्यायाधीश और 14 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था कर दी गई थी। लेकिन 1986 अधिनियम के अंतर्गत एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो थे हीरालाल जे कानिया यानी कि HJ कानिया। जबकि 46वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या यूँ क्योंकि वर्तमान में जो भारत देश के मुख्य न्यायाधीश है वह रंजन गोगोई वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। अब इसके अंतर्गत भी जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश बनेगा उस न्यायाधीश बनने के लिए उससे पहले एक परिभाषा थी गार्नर ने ये परिभाषा दी थी कि न्याय के अभाव में किसी भी राज्य की कल्पना करना पॉसिबल नहीं है। अब आ जाइए उच्चतम न्यायालय के गठन के संबंध में, यानी कि न्यायाधीश जो बनेंगे वो न्यायाधीश कौन बनेंगे। पहली शर्त होती थी कि वह भारत देश का नागरिक हो। दूसरी शर्त इन्होंने कह दी कि 10 वर्ष तक कम से कम उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत वो अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो। तीसरी शर्त थी किसी भी देश के किसी भी हाई कोर्ट में यानी उच्च न्यायालय में वह 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो। और चौथी शर्त थी कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति की नज़रों में कोई विधि का विद्वान हो, वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बन सकता है। उसके बाद देखिए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। उसे पद एवं गोपनीयता की शपथ भी देश के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन उससे पहले एक कॉलेजियम सिस्टम बना हुआ भारत में इस चीफ जस्टिस ऑफ की नियुक्ति के संदर्भ में। अर्थात ये कॉलेजियम सिस्टम इतना गंदा बना हुआ है कि जस्टिस हेगड़े थे, उन्होंने कहा भी था कि ये कॉलेजियम जो सिस्टम बना हुआ वो एक प्रकार से ये पैनलिस्ट होते हैं। तो इन पैनलिस्ट के अंतर्गत क्या होता है कि जो मैं आप लोगों को जिस सामान्य जानकारी देती हूँ, जो 1+30 यानी कि 31 जो न्यायाधीश है, ये न्यायाधीश एक प्रकार से ये चलो कि इनके परिवार वाले पहले न्यायाधीश रह चुके हैं, सबके सब वही है। आम व्यक्ति को इनमें से एक भी नहीं है, या तो हाई अप्रोच वाला है या इनके पेरेंट्स पहले से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के पद पर रह चुके हो। ये उन्हीं में से अर्थात उन्हीं के परिवार के लोग इस चीफ जस्टिस ऑफ की कुर्सी पर बैठते हैं। यानी कि कॉलेजियम जो सिस्टम है इनका विवाद हर बार होता है, लेकिन फिर भी कुछ निर्णय नहीं निकल पाता और ये जो प्रक्रिया चल रही है वही चल रही है। न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब इनका कार्यकाल देखिए 65 वर्ष, इनका कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने पद पर रह सकता है। और यहीं पर मैं आप लोगों को एक बात फिर बता देता हूँ कि ऐसा नहीं कि कोई आप ये समझो कि सर कोई 30 साल में बैठ गया, ऐसा नहीं होता है। इनकी उम्र लगभग मान के चलिए आप 63-64 अधिकांश या 62 कर लीजिए लास्ट, इससे ज़्यादा एज वाला बैठता है यहाँ पर। यानी कि वो पहले से रिटायर्ड पर्सन होता है, उसी व्यक्ति को यहाँ पर बैठाया जाता है, एरे गहरे नहीं बैठते। तो यानी कि 1-2 साल तक ही इस पद पर रहते हैं हर व्यक्ति, खींच के मान लीजिए 3 साल तक, इससे ज़्यादा कोई नहीं रहता है। लास्ट 3 इयर्स इससे ज़्यादा इस पद पर कोई व्यक्ति नहीं रुकता है। फिर बात मुझे कि त्यागपत्र, यदि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश चाहे तो अपने पद से त्यागपत्र भी दे सकता है। यदि वह अपने पारिवारिक कारणों से या अस्वस्थ रहे, शारीरिक रूप से वो अस्वस्थ हो, तो ऐसी स्थिति में चाहे तो अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपेगा और अन्य किसी व्यक्ति को नहीं देता। वेतन और भत्ते भी इनको वेतन और भत्ते इतने मिलते हैं कि एक प्रकार से हम लोग काल्पनिक बात कर सकते हैं कि सुख सुविधा के रूप में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और उसके परिवार को इतनी फैसिलिटी दी जाती है, नौकर चाकर, गाड़ी घोड़े और एक आलीशान बंगला भी उनको दिया जाता है। तो ये आप लोगों को न्यायपालिका के बारे में पढ़ा और उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत। अब इसका जो क्षेत्र अधिकार है और शक्ति है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग कल। थैंक यू वेरी मच।